जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बुक है जिसका नाम है आपदा प्रबंध। ठीक है, आपदा प्रबंधन। पहले ऐसे तो आपदा प्रबंधन का बुक अलग से आता था, अब अलग से नहीं। आपका जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल है ना, उसी में इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है तो आपदा से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इससे आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? तो 4 नंबर का जो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आपका 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 का आंसर देना होता है। दो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। ठीक है, तो 4 प्रश्न में 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 नंबर का आता है, 2 दूना 4 नंबर। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी 2 नंबर का इसमें से आता है, यानी टोटल 6 नंबर यहाँ से आपदा प्रबंध से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका 6 नंबर का काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है बस। तो चलिए, एक ही वीडियो में 6 नंबर का काम होने वाला है, इसको अच्छी तरह से देखिए। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बताया गया है कि आपदा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपदा से आप क्या समझते हैं, देखिए बताया गया है कि कुछ ऐसी घटना होती है जो बिना बुलाए मेहमान की तरह चली आती है। अकस्मात यानी कि अचानक चला आता है और कम ही समय में जान माल की अपार क्षति पहुंचा देती है, मतलब अधिक से अधिक जान माल की क्षति पहुंचा देता है, आपदा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? आपदा कहलाता है। याद हुआ कि कुछ ऐसी घटना होती है जो बिना बुलाए मेहमान की तरह अचानक चली आता है और कम ही समय में जान माल की अधिक से अधिक क्षति पहुंचाता है, उसी को आपदा कहा जाता है। ठीक है, आपदा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपदा क्या है आपको समझ में आ गया ना, कि कुछ ऐसी घटना होती है जो बिना बुलाए मेहमान की तरह अचानक चली आती है। ठीक है, और कम ही समय में जान माल की अधिक क्षति पहुंचाता है, आपदा कहलाती है। ठीक है, पहला याद हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखिए, आपदा कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखिए क्या है, तो प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानवकृत आपदा। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो प्राकृतिक आपदा होता क्या है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। पूछ दिया जाएगा कि प्राकृतिक आपदा क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, वैसी घटना जो प्राकृतिक द्वारा घटती है, प्रकृति के द्वारा घटती है, मतलब प्रकृति का वो प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा घटना घटती है। ठीक है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ आना, भूकंप होना, सुखाड़ हो जाना, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। ठीक है, ये मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, ये प्राकृतिक के द्वारा ये प्राप्त होता है हमको। तो वैसी घटना जो प्रकृति के द्वारा घटती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, ये इत्यादि। समझ में आ गया? प्राकृतिक घटना क्या है? तो वैसी घटना जो प्रकृति के द्वारा घटती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप इत्यादि। क्लियर? अब चलते हैं मानवकृत। तो मानवकृत आपदा क्या होता है? तो वैसी घटना जो मानव के द्वारा घटती है। मानव के द्वारा कोई भी घटना घटती है, समझ लीजिए कि वो मानवकृत घटना है, मानवकृत आपदा है। क्या है भाई? मानवकृत आपदा है। वैसी घटना जो मानव के द्वारा घटती है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद का नाम सुने हैं? आतंक फैलाना, दंगा फैलाना, महामारी, ये सारा के सारा क्या है भाई? मानवकृत आपदा है। आतंकवाद, दंगा, महामारी, युद्ध, ये सब आपका प्राकृतिक आपदा है। बात समझ में आ गया ना? वैसी घटना जो मानव के द्वारा घटती है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद, दंगा, महामारी, ये सब किनके द्वारा घटता है भाई? मानव के द्वारा। तो मानवकृत आपदा हो गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन, सुनामी किसे कहते हैं? ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सुनामी क्या है? ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि सुनामी कहाँ उत्पन्न होती है? तो समुद्र में लहर चलती है, समुद्री लहर को ही सुनामी कहा गया है। देखिए यही इसका इसी तरह से जवाब दिया गया है। जब समुद्र की तली पर यानी कि समुद्र के तल पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण जल लहरदार होकर कई मीटरों की ऊंचाई तक छलांग लगाती है, उसे सुनामी कहा जाता है। मतलब जब समुद्र का जो तल होता है ना, ऊपर पानी का तल,
समुद्र के तल जो होता है पानी के ऊपर, उस पे क्या होता है, भूकंपीय तरंग के कारण भूकंपीय तरंग एक उत्पन्न होता है, ठीक है ना। एक लहर चलती है जल के ऊपर जो कई मीटर ऊंचाई तक ले छलांग लगाती है वो पानी, ठीक है, उसी को कहा गया है सुनामी। याद हुआ? जब समुद्री की तल मतलब जब समुद्र की तल पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण जल की लहरदार होकर कई मीटर ऊंचाई तक ले छलांग लगाती है, उसे सुनामी कहा जाता है, ठीक है। चाहे ऐसे भी आप बता सकते हैं शॉर्टकट में कि जब समुंदर के तल पे, है ना, भूकंपीय तरंग के कारण उसके ऊपर का जो पानी होता है, समुंदर के ऊपर का जो पानी होता है लहरदार होकर कई मीटर ऊंचाई तक छलांग लगाती हुई चलती है ना, कई मीटर ऊंचाई तक पानी की लहर चलती है छलांग लगाकर, उसी को सुनामी कहा गया है। समुद्री लहर को ही सुनामी कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। समुद्र में उठने वाले लहर को ही सुनामी कहा गया है, ऐसे भी शॉर्टकट में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो याद हो गया होगा कि समुद्र में उठने वाले लहर को, चलने वाले लहर को ही सुनामी कहा जाता है, ठीक है। तो सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुनामी से बचने के उपाय का वर्णन। सुनामी से बचने का क्या उपाय है भाई? देखिए यहाँ पे बताया गया है, सुनामी से बचने का निम्न उपाय बताया गया है। पहला काम, सुनामी का पूर्व अनुमान लगाना चाहिए, मतलब पहले से आपको पता लगाना होगा कि सुनामी कब आने वाला है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। दूसरा, समुंदर के बीच में स्टेशन या प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत होती है, मतलब समुंदर के बीच में कहीं स्टेशन या प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वहाँ से आदमी पता कर सके कि कब, अनुमान लगा सके कि सुनामी कब आने वाला है। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। या बोल सकते हैं आप कि सुनामी आने पर वहाँ के लोगों को पहले वहाँ से हटा देना चाहिए। या ये भी बता सकते हैं कि सुनामी आने के खबर रेडियो, समाचार पत्र या दूरदर्शन से जानकारी देना चाहिए, ये भी हो जाएगा। तो इसमें से आप 4 है ना, तो कम से कम 3 ही लिख दीजिएगा, 2-3 लिख देंगे, 3 भी कम से कम लिख देंगे उपाय, तो हो जाएगा, ठीक है। तो सुनामी से बचने का निम्नलिखित उपाय है। पहला, तो सुनामी का पूर्व अनुमान लगाना चाहिए। समुद्र के बीच में स्टेशन या प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत होना चाहिए। और सुनामी आने पर वहाँ के लोगों को पहले हटा देना चाहिए। सुनामी आने की खबर रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन से जानकारी देना चाहिए। ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी के कंपन की क्रिया को ही भूकंप कहा गया है। पृथ्वी के हिलने डुलने की प्रक्रिया को भूकंप कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको और बड़ा बनाकर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर संतुलन बिगड़ता है तो पृथ्वी के तल के ऊपर एक कंपन उत्पन्न होता है ना, उसी को भूकंप कहते हैं। याद हो गया? क्या पृथ्वी के हिलने डुलने की प्रक्रिया को भूकंप कहा जाता है, पृथ्वी के कंपन की प्रक्रिया को भूकंप कहा जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है कि भूकंप से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भूकंप से बचने का उपाय बताइए, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप बता सकते हैं। देखिए, हमने बताया है कि जब भूकंप आए तब घर छोड़कर मैदान की ओर जाना चाहिए। पहला बात बताया गया है बचने का उपाय। भूकंप आए ना तो घर छोड़कर मैदान की ओर, मतलब कि घर से बाहर निकल जाना चाहिए, खेतों में चले जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से बताया गया है। दूसरा उपाय बताया गया है कि अगर घर की खिड़की में कांच लगा हो तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। कांच यानी कि शीशा लगेगा तो टूटेगा फूटेगा तो आपको हल सकता है ना, इसलिए अगर घर में आपके खिड़की कांच का लगा हो तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए। तीसरा बात बताया गया कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो चौकी या पलंग के नीचे, है ना, पेटकुनिए लेट जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे लिखा गया है। मतलब आप अगर मान लीजिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो चौकी या पलंग के नीचे आपको क्या करना चाहिए? छिप जाना चाहिए या लेट जाना चाहिए, ठीक है, ये बात बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि पेटकुनिए लेट जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात बताया गया। आगे देखते हैं, जब भूकंप आए तब पेड़ के आसपास नहीं जाना चाहिए। ये बात तो सही है ना कि अगर भूकंप आएगा तो पेड़ के नीचे आप रहिएगा तो पेड़ के डार या पेड़ भी आपके ऊपर गिर सकता है, तो इससे जान जा सकती है। तो ये बात को आपको ख्याल रखना है। भूकंप आए तो क्या क्या आपको उपाय करना चाहिए। तो पहला बात क्या बताया गया है कि जब आप भूकंप आए ना तो आप घर छोड़ के बाहर निकल जाएं, खेतों में चले जाइए, ठीक है, इस तरह से मैदान में चले जाइए।
और दूसरी बात बताया गया कि अगर घर में की खिड़की अगर कांच का लगा हो तो वहाँ से आप हट जाना चाहिए, आपको हट जाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि कांच का शीशा का अगर मान लीजिए खिड़की होगा तो फूटकर आपको हल सकता है ना, इसलिए। तीसरी बात बताया गया कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो चौकी या पलंग के नीचे लेट जाना चाहिए, ये भी बात हो गया। या घर के एक ये भी लिख सकते हैं, या घर के कोना में छिप जाना चाहिए, वो भी हो जाएगा। क्योंकि घर जब अगर गिरता है तो कोना तरफ देखिएगा आप, घर का जो कोना होगा ना, किनारा, दोनों तरफ से दीवार ज्वाइंट रहता है, तो वहाँ पे जल्दी नहीं गिरता है ना घर, ये वहाँ भी आप छिप सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात बताया गया कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकले तो क्या, चौकी या पलंग के नीचे लेट जाना चाहिए। चौथी बात बताया गया है कि जब भूकंप आए तो पेड़ के आसपास नहीं जाना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं छिपना चाहिए, क्योंकि पेड़ गिरेगा तो आपकी जान जा सकता है। तो अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहा गया है कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप बता सकते हैं आग लगने की स्थिति में आप क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आंसर में बताया गया है कि आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंध करना चाहिए। पहला बात कि सबसे पहले आग लगने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो चिल्लाकर गांव वाले को इकट्ठा कर लेना चाहिए, यानी कि सूचना दे देना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग, गांव के लोग अगर जुट जाएंगे तो आप आग पर जल्दी से जल्दी काबू पा सकते हैं ना। ये बात सबसे पहले गांव के लोगों को तो अग्निशामक यंत्र बुलाना चाहिए, ठीक है, अग्निशामक यंत्र को बुला लेना चाहिए। तीसरा बात है कि आग लगने पर डोल या पंपी सेट से पानी डालना चाहिए। आग लगने पर हो सके तो उस पर बालू या मिट्टी भी डालना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आग बुझ जाए, ठीक है। इस तरह से आपको काम करना है। आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, कि भारत में बाढ़ से कौन सी बड़ी नदियाँ अधिक प्रभावित हो जाती है, कौन सी बड़ी नदियाँ जो होती है अधिक प्रभावित हो जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो भारत में बाढ़ से कौन सी बड़ी नदियाँ प्रभावित होती है जी, अधिक प्रभावित होती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितना प्रतिशत भू क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है, तो 56%, कितना परसेंट, 56%, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हानि की चर्चा इस प्रकार देखिए हम करते हैं। तो पहला बात बताया गया कि बाढ़ से होने वाली हानियाँ इस प्रकार है। पहला, तो बाढ़ आने से क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है, ये एक हानि हो गया। दूसरा हानि ये है कि बाढ़ से मकान गिर जाते हैं। बाढ़ आने से क्या होता है, पालतू पशु भी मर जाते हैं, मतलब पालतू पशु को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। और बाढ़ आने से महामारी भी फैल जाती है, बहुत सारे गंदे पानी इकट्ठा हो जाते हैं, वो काफ़ी दिनों तक लग जाते हैं, तो उससे महामारी फैलने लगता है, ठीक है। बाढ़ आने से परिवहन का साधन बंद हो जाता है, मतलब आने जाने में प्रॉब्लम हो जाता है, गाड़ी बस सब रुक जाते हैं, ठीक है ना, बाढ़ आने से। ये सब आपको तो प्रॉब्लम अपने से खुद से ही आप देखे होंगे, झेले होंगे, ये आपको पता होगा, खुद से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाढ़ से होने वाली हानियाँ इस प्रकार है, आप लिख देंगे कि फसल बर्बाद हो जाते हैं, है ना। बाढ़ आने से मकान भी गिर जाते हैं, बाढ़ आने से पशु को चारा नहीं मिल पाता है, मर जाते हैं। और बाढ़ आने से महामारी भी फैलने लगते हैं, बाढ़ आने से परिवहन का साधन बंद हो जाता है। उपाय इस प्रकार हैं, आप लिख देंगे, ठीक है। बाढ़ से बचने के उपाय इस प्रकार हैं। तो देखिए, पहला बात बताया गई, बाढ़ नियंत्रण के लिए सबसे पहले नदियों पर बांध बनवाना चाहिए, जगह जगह पर जल एकत्र करने की सुविधा लगवाना चाहिए, है ना, पुलिया का निर्माण कराना चाहिए, ये सब हो गया, ठीक है। तो बाढ़ आने से बचने का ये उपाय है। समाचार पत्रों पर या टीवी चैनल पर, है ना, उसके माध्यम से सूचना का जानकारी लेना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं।
ऐसे करके आप लिख देंगे कि बाढ़ आने से बचने के निम्न उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1 में आप लिख दीजिएगा, उत्तर में लिखिएगा कि बाढ़ आने का बाढ़ से बचने का उपाय इस प्रकार है, या बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय इस प्रकार है। नंबर 1 तो नदियों पर बांध बनवा देना चाहिए, जगह जगह पर जल एकत्र करने की सुविधा होना चाहिए। दूसरा, पुलिया का निर्माण करना चाहिए, है ना। तीसरा हो गया, और भी बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको 2-3 बताया ना। पहला बात बताया कि नदियों पर बांध बनवाना चाहिए। दूसरा, जगह जगह जल एकत्र करने का सुविधा होना चाहिए, और पुलिया का निर्माण कराना चाहिए ताकि बाढ़ आने की स्थिति में अधिक पानी आए तो आराम से क्या हो जाए, पानी पार कर जाए। ठीक है, मतलब पानी दूसरी जगह भी चला जाए ताकि बाढ़ का ज़्यादा खतरा आपके पास न रहे। ठीक है, इस तरह से। और ये भी आप बता सकते हैं 4 नंबर में कि बाढ़ का सूचना रेडियो, टीवी, है ना, पर प्रसारण या समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होना चाहिए। ये सब है बचने का उपाय। स्थिति का वर्णन आप कैसे करेंगे, तो मानसूनी की अनिश्चितता के कारण, मानसून माने अनिश्चितता के कारण क्या होता है, असंतुलन बिगड़ने के कारण बिहार के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष क्या होता है, बाढ़ आती रहती है। ठीक है, खासकर उत्तरी बिहार की बात करें तो प्रतिवर्ष कोसी नदी में बाढ़ आती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। याद हो गया बिहार में बाढ़ आने की स्थिति का वर्णन। तो ऐसे बता दीजिएगा कि मानसून के अनिश्चितता यानी कि संतुलन बिगड़ने के कारण बिहार में किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है। खासकर उत्तरी बिहार में प्रतिवर्ष कोसी नदी में बाढ़ आती रहती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा गया है। ठीक है, है भाई। तो देखिए, पहला बात, लंबे समय तक वर्षा ना होना। अगर बहुत दिनों तक अगर वर्षा नहीं, दूसरा बात, मिट्टी में नमी की मात्रा कमी हो जाना। मिट्टी में नमी की मात्रा कमी हो जाना ये भी सुखाड़ का कारण है। जलाशयों में जल का स्तर गिर जाना। ठीक है, तो जलाशय में जो होता है वाटर लेवल, है ना, गिर जाए, नीचे चला जाए, इससे भी सुखाड़ का खतरा हो जाता है। ये सब जिम्मेदार है, सुखाड़ के कारक हैं। ठीक है, तो सुखाड़ के कारक निम्नलिखित इस प्रकार हैं। नंबर 1, लंबे समय तक वर्षा न होना, मिट्टी में नमी की मात्रा में कमी होना, जलाशय में जल स्तर नीचे गिर जाना। ठीक है, तो सुखाड़ से बचाव के निम्नलिखित तरीका इस प्रकार है। पहला, सुखाड़ से बचाव के लिए कुआं, नहर, तालाब इत्यादि का विकास करना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात, वृक्षारोपण के जरिए सभी सुखाड़ की समस्या को निजात पाया जा सकता है। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, सुखाड़ से बचने के निम्नलिखित उपाय इस प्रकार हैं। पहला, सुखाड़ से बचने के लिए कुआं, नहर, तालाब इत्यादि का विकास होना चाहिए, मतलब इसका विकास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, वृक्षारोपण करवाना चाहिए। ठीक है, और अधिक प्रदूषण ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे प्रदूषण अधिक से अधिक ना फैले, ये भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो अधिक से अधिक पेड़ लगवाना चाहिए। और दूसरी बात, नहर, कुआं, तालाब इत्यादि की व्यवस्था करना चाहिए, विकास करना चाहिए। ये सब आपका सुखाड़ के प्रभाव को कम करने 5 रूप है। ये भी प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन क्या है, प्राकृतिक आपदा, याद रखिएगा। 5 गो रूप है। कौन कौन? बारिश के पानी के साथ साथ मिट्टी एवं कचरे का नीचे आना। बारिश के जब पानी होता है ना, तो उसके साथ साथ मिट्टी एवं कचरे क्या हो जाते हैं, नीचे आने लगता है। दूसरी बात, कंकर पत्थरों का खिसकना। तीसरी बात, कंकर पत्थर का गिरना, है ना, कंकर लिखा है यहाँ पे, कंकर लिख दीजिएगा, कंकर पत्थर का गिरना। चौथी बात बताया कि चट्टानों का खिसकना। पांचवी बात, चट्टानों का गिरना। ये सब हो गया भूस्खलन के प्राकृतिक आपदा है जो, और इनके ये 5 गो रूप होते हैं। बारिश के पानी के साथ मिट्टी एवं कचरे का नीचे आना। दूसरा बात,
कंकड़ पत्थरों का खिसकना, तीसरा बात कंकड़ पत्थर का गिरना, चौथा बात चट्टानों का खिसकना और पांचवा बात चट्टानों का गिरना। ये आसान है, क्या बताया गया है तो देखते हैं इसका उत्तर। ठीक है,